Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student. तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग मतलब 12th पास हैं, आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई एक बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उसकी फर्स्ट चॉइस नीट होती है कि वो नीट क्लियर करेगा, MBBS करेगा। ये सारी चीज़ें तो कॉमन सी बात है, अगर कोई बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उसकी फर्स्ट चॉइस नीट ही होती है। लेकिन नीट भी इतना इजी नहीं है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो अगर आप जैसे नीट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो और कौन कौन से ऑप्शंस हैं या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको करके आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं, और सैलरी के अलावा जिनमें रिस्पेक्ट भी है, अच्छा फ्यूचर भी है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो MBBS के बाद इंडिया हो या फिर कोई भी अदर कंट्री हो, फॉरेन की बात कर रही हूँ मैं, सबसे अच्छा कोर्स MBBS के बाद अगर कोई है तो BSc नर्सिंग है। देन आपका GNM है, ANM है, फार्मेसी कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है और भी अदर कोर्स हैं। बट जो पॉपुलर कोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम डिमांड में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन होता है बस MBBS, नहीं भाई, और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करो आप, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो BSc नर्सिंग है। मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नीट क्लियर नहीं हो रहा आपसे, तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है। BSc नर्सिंग में क्या है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब आपके लिए, जैसे आपने BSc नर्सिंग आपकी कंप्लीट होती है ना, उसके बाद आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, क्लियर करो और अच्छी सैलरी मिलती है। ये नहीं कि कुछ ऐसे ही 15-20 हज़ार में कोई भी नौकरी कर रहे हैं, इतना तो प्राइवेट में ही मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट कोई भी जॉब कर रहे हैं BSc नर्सिंग के बाद, तो आपकी ये मान लीजिए 40K से स्टार्टिंग होकर आपकी 80, अगर आप कोई स्टेट लेवल पे कर रहे हैं जॉब BSc नर्सिंग के बाद, तो आपको 40K आराम से मिलता है। एंड अगर आप एम्स वगैरह में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है 80K से, मतलब ये मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग का एम्स में। एंड देन अगर आप GNM कर रहे हैं तो GNM भी अच्छा है। बट GNM में क्या है, GNM अगर आप GNM के बाद पोस्ट बेसिक करेंगे, जो कि 2 साल का कोर्स है, GNM एक 3 साल का कोर्स है, पोस्ट बेसिक 2 साल का है। अगर आप GNM के बाद पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो आपका इक्वल टू BSc नर्सिंग हो जाता है। मतलब आप GNM के बाद पोस्ट बेसिक करेंगे तो आप वो सारे एग्जाम दे सकते हैं जो एक BSc नर्सिंग वाला स्टूडेंट देता है, सेम हो जाता है। पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग मतलब GNM के बाद पोस्ट बेसिक करने का मतलब है कि आप इक्वल टू BSc नर्सिंग हो गए। अब आप वो सारे एग्जाम दे सकते हैं जो एक BSc नर्सिंग वाला स्टूडेंट दे सकता है। देन आता है आपका ANM एक 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल का जो नॉर्मल वर्क होता है, आपको वार्ड आया वाली ड्यूटी आप कर सकते हैं, उसमें भी सैलरी अच्छी है। बट ये है कि ये मतलब ये थोड़ा नीचा कोर्स हो जाता है, थोड़ा लोअर लेवल का कोर्स है ANM कंपेयर टू GNM। एंड देन हम आते हैं फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी भी एक अच्छा कोर्स है अगर आप करना चाहें तो, जिसमें आपके 2 कोर्स आते हैं, एक D फार्मा आता है, एक B फार्मा आता है। जो D फार्मा होता है वो आपका 2 साल का होता है और ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। D फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और जो V फार्मा होता है उसका मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक 4 साल का कोर्स है। अगर आप D फार्मा करते हैं तो आप नॉर्मल जो आपका, जैसे आप कोई भी केमिस्ट बनना चाहते हैं तो वो इजी है। लेकिन अगर आप D फार्मा करते हैं तो उसके फार्मेसी के जो फील्ड है फार्मेसी का, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप जॉब भी अच्छी है वहाँ पे। और जैसे अगर आप D फार्मा कर रहे हैं उसके बाद अगर आप B फार्मा कर रहे हैं, मतलब अगर फार्मेसी के फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा वैरायटी है कोर्सेज़ की, जॉब्स की, उसमें भी अच्छी सैलरी है। एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ का क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी अच्छे कोर्स हैं, पर पैरामेडिकल में अभी इस टाइम पे उतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं। लैब असिस्टेंट और जैसे भी कोई भी हो गया, जैसे आप एक्सरे टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी और ये क्या बोलते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन है, या फिर कोई भी टेक्नीशियन है आप, तो उतनी ज़्यादा वैकेंसी अभी पैरामेडिकल में नहीं निकलती है। लेकिन जो BSc नर्सिंग हो गया, ये GNM वाले लोग हो गए, D फार्मेसी हो गया, इन सब के लिए वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपसे नीट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो 1 नंबर का जो कोर्स है वो BSc नर्सिंग है। आप नीट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म भरिए, एटलीस्ट
पेपर तो दे दीजिए। अगर आपका हो जाता है नीट में, इनकेस आपका हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास एक बैकअप प्लान तो होता है कि आप चलो नीट में नहीं हुआ तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो नीट क्लियर करके एमबीबीएस ही बने, एमबीबीएस डॉक्टर ही बने। क्योंकि अगर आप चाहते हो जैसे पेशेंट की केयर करना चाहते हो तो वो आप एक डॉक्टर बन के नहीं कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, वो बस दवाई लिखते हैं, पेशेंट देखते हैं और बस। उनकी केयर कौन करता है? सारी नर्सेज स्टाफ करती हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं आपके मेडिकल में या फिर आपके जो भी हॉस्पिटल्स में केयर का काम है वो सारी नर्सेज करती हैं। पेशेंट्स को सुबह से शाम तक कौन देखता है? एक नर्स देखती है। पेशेंट को डॉक्टर आएगा, वो राउंड लगाएंगे और चले जाएंगे। तो अगर आप पेशेंट की सच में केयर करना चाहते हो तो आप नर्सिंग भी चूज़ कर सकते हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एमबीबीएस ही करोगे, नर्सिंग करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो नर्सिंग करके भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस ही करो। तो आज की वीडियो में बस यही बोलूँगी कि अगर आपसे नीट नहीं हो रहा है तो भाई आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, एक अच्छा कोर्स है। और अभी इस टाइम पे क्या है कि आपके फॉर्म भी आ गए हैं तो नीट का पेपर तो हो ही गया होगा, हो गया है। और जिसने दे दिया है उसको इतना तो पता चल ही गया होगा कि उसका इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई और कहे ना कहे लेकिन आपको तो पता होगा कि आपने कितना अच्छा किया है और आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपका 14 तारीख को एग्ज़ाम है यानी कि 14 जून को। अभी फॉर्म आ गए हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। और बेसिक जो अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है तो आपको बस बेसिक पढ़ना है, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल आपका भी इसी 12th हुआ है तो आप बस 11th 12th का जो है एनसीईआरटी पोर्शन वही पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। और एक और सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपको नर्सिंग के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। और मैं थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में आप लोग को बता दे रही हूँ। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। पेपर जो है इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है। तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे वही अच्छा कर पाएंगे। इस बार दोनों मीडियम में आ रहा है पेपर। और जो पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है नीट की तरह। जैसे नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप गलत भी करते हैं तो उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आएगा तो आएगा, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा। बस ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है नीट तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखो जो टाइम जा रहा है वो वापस नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ तो कर लो। बाकी आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा क्योंकि अभी लास्ट डेट 29 है, उसके बाद फॉर्म फिल नहीं होंगे। और 14 को आपका एग्ज़ाम है, 14 जून को, और 29 मई जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो यार फॉर्म भर लो, क्योंकि एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। अगर आपका चलो नीट में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर ये भी तो कर सकते हो, ये भी कोई बुरा कोर्स नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए